बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह मशरकी लद्दाख का वो मकाम जहां पर चीन और भारत की फ़ौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आई बॉल टू आई बॉल पोजीशन में मौजूद हैं, कैसे ये मकाम भारत के लिए बिलखुसूस और किसी हद तक चीन के लिए भी एक रिश्ता हुआ ज़ख्म बन गया है। भारत की फ़ौज का एक कड़ा और सख्त इम्तिहान आज से शुरू हो चुका है। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि एक मायूस, बेबस, लाचार और बीमार फ़ौज ये मंसूबा लेकर आया था चीन, क्योंकि जब हम इस एरिया के और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करते हैं तो जो स्ट्रेटजी इन प्लेस या डोमिनेट करती हुई नज़र आती है हिकमत अमली, वो चीन की है। भारत ने उसके जवाब में एक काउंटर स्ट्रेटजी, एक जवाबी हिकमत अमली ज़रूर तैयार की है। मेरे सामने इस वक्त एक रिपोर्ट मौजूद है, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, जो कि ये कह रहा है कि चीन ने गलवान वैली का जो क्लैश है और ये सारा स्टैंड ऑफ है वो एक मंसूबा बंदी के तहत किया है। आपको याद होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली इस सारे इशू को कवर करता आ रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। उसके हवाले से मैंने मुतअद्दिद वीडियोज़ की हैं। एक वीडियो मैंने की थी तकरीबन 1-1.5 माह पहले, जिसमें मैंने जिसका टाइटल था द विंटर इज़ हेयर, लद्दाख सिचुएशन। उसमें मैंने बताया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब भारत और चीन किस किस्म की तैयारियों, किन नंबर्स के साथ मौजूद हैं, किसके पास किस किस्म का इक्विपमेंट है, जंगी साजो सामान है और अपनी प्रोटेक्शन का गेयर मौजूद है। और उस के हवाले से अब एक यूँ समझेंगे उसकी एक सेकंड एपिसोड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मीडिया अपनी आर्मी के सोर्सेज को कोट करते हुए और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने इस एरिया में सर्व किया है, उनके मुताबिक क्या कह रहा है कि इस वक्त भारतीय फ़ौज के साथ क्या हो रहा है, रोज़ाना की बुनियादों पर भारत किस सिचुएशन से गुजरा, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जिनको मॉडर्न वॉरफेयर या जो कुछ अर्सा पहले की वॉरफेयर होती थी उसके बारे में कि जंगी हिकमत अमली किस तरीके से अपनाई जाती है, उसका मालूम हो, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो है वो अगर आप देखें तारीख़ में रूस, रशिया को 3 सबसे बड़ी जो इन्वेजन्स जिनके अटैम्प्ट्स की गई, कोशिश की गई कि रूस को फ़तह किया जाए, उसमें 1708 में स्वीडिश एम्पायर के चार्ल्स 12 उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद नेपोलियन ने 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कोशिश की थी और 1941 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के, इन 3 ने कोशिश की थी और इन तीनों को नाकामी का सामना करना पड़ा था। बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहते हैं कि जो उसका रशिया का एक्सपेडिशन था, जो उसने आर्मी रेज करके हमला करने की कोशिश की थी, वो बाकायदा उसके अंजाम का आगाज़ था। उसको हिस्टोरियंस लिखते हैं बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें कि उसने किस तरीके से पूरा सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। वो शादी करना चाहता था, रूस उनका एलाय था, वो शादी करना चाहता था उसके जो ज़ार, हम उर्दू में कहते हैं CZAR और इसकी स्पेलिंग है अंग्रेज़ी में और इसको प्रोनाउंस किया जाता है सा, उसकी सबसे छोटी बहन से शादी करना चाहता था। इस रिश्ते से इनकार हो गया और जो अलेक्जेंडर द ज़ार ऑफ रशिया, उसने किया ये था कि उसने इंपोर्ट्स बंद कर दी थी। बहुत सारी चीज़ें जो दरामद की जाती थी फ्रेंच एम्पायर से, वो बंद कर दी थी और साथ ही उसने बहुत सारे टैक्सेस देने से इनकार कर दिया था। इस सारी सूरत हाल के बाद तकरीबन 1812 का जून का महीना था, 24 जून जिस वक्त उसने हमला किया नेपोलियन ने, और सलीबी जंगों के बाद 1914 की आलमी जंग अजीम तक जो वक्त है, उसमें सबसे बड़ी आर्मी जो रेज़ की गई है वो नेपोलियन ने इस हमले के लिए की थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं तकरीबन 7,34,000 और कुछ कहते हैं कि एक्टिव जो सोल्जर्स हैं वो 5 लाख थे। वो लेकर घुसा था नेपोलियन, और नेपोलियन के साथ जो सबसे बड़ी जंग नेपोलियन को लड़नी पड़ी थी वो अलेक्जेंडर की आर्मी नहीं थी, बल्कि वहाँ की मौसम की सूरत हाल थी। जो हिस्टोरियंस इन तीनों वॉर्स के बारे में लिखते हैं वो ये कहते हैं कि जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था इन तीनों जंगों में, वो रूस के मौसम की जो सूरत हाल है, जिसको जो उनका ऑटम का सीज़न है उसको रास्पुतीत्सा कहते हैं, जिसमें मड बन जाती है और सप्लाई लाइन टूट जाती है, ट्रैवल करना मुश्किल होता है और फ़ौजों को खाने पीने की अशिया नहीं पहुंचाई जा सकती। और
जो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी है उसके तहत जो आर्मी है वो पसपाई इख्तियार करती है, रिट्रीट करती है और लोगों को इवैक्यूएट करती है अपनी जगहों से, उनके विलेजेस से, और वो जाते हुए अपने गल्ला, अपने जो फसलें हैं, घर हैं, उनको आग लगा देते हैं। वहाँ से जो साजो सामान किसी के भी इस्तेमाल में आ सकता है उसको ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से बाकायदा इनवाइट किया अलेक्जेंडर ने और नेपोलियन पहुंचा मॉस्को। 7 सितंबर को पहले एक बैटल ऑफ ब्रॉडिनो कहते हैं जहां पर उसके 30,000 सोल्जर्स मरे, और फिर जिस वक्त वो मॉस्को पहुंचा तो उसके पास कोई आर्मी भी बहुत बड़ी नहीं रह गई थी, तकरीबन वो 3-3.5 लाख सोल्जर्स लूज़ कर चुका था। और फिर जब 14 सितंबर 1812 को नेपोलियन पहुंचा मॉस्को में तो उसको ये ख्याल था कि शायद यहाँ पर मेरे फ़ौजियों को खाने के लिए मिलेगा, लेकिन मॉस्को में भी उन्होंने वही किया था, सब कुछ आग लगा कर जा चुके थे। और फिर नेपोलियन इंतज़ार करता रहा कि मेरे साथ आके जो है वो कोशिश की जाएगी अलेक्जेंडर की तरफ से कि कोई मुआहदा किया जाए, लेकिन अलेक्जेंडर को मालूम था कि नेपोलियन के साथ क्या होने वाला है। सर्दी का मौसम शुरू हुआ और जो हिस्टोरियंस इस वॉर के बारे में लिखते हैं वो ये कहते हैं कि जिस वक्त नेपोलियन के फ़ौज में कोई घोड़ा मरता था भूख की वजह से और सर्दी की शिद्दत की वजह से, तो उसके फ़ौजी उसका पेट चाक करके उसके अंदर लेट जाते थे कि किसी तरीके से इसकी गर्मी जो है इसके गोश्त में मौजूद उससे अपने जिस्मों को गर्म कर सकें। और फिर नेपोलियन को अंदाज़ा हुआ कि वो इस मौसमी सूरत हाल से नहीं लड़ सकता और वो जिस तरीके से जान बचाकर रशिया से भागा वो एक पूरी कहानी है। इसी तरीके से जो डिबैकल है हिटलर के बारे में कहते हैं कि उसके लिए उससे भी जो सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती हुई थी वो ऑपरेशन बारबरोसा था, जो कि 22 जून 1941 को शुरू किया गया। और इसी तरीके से जो सर्दी की सूरत हाल है, दिसंबर के महीने में हिटलर और उसकी फ़ौज को वहाँ से भागना पड़ा था। इस सारी सूरत हाल को जब आप अब अप्लाई करते हैं कि हुआ क्या है, स्ट्रेटजी इन प्लेस है चाइना की। चाइना इस वक्त मौजूद है तिब्बत के उस इलाके में जिसको अगर आप जोग्राफिकली परखें देखें तो वो एक प्लेटो है, निस्बतन एक रूफ या छत समझ लें, और भारत की पोजीशन उस दीवार की तरह है। जो भारतीय फ़ौज है वो उस दीवार के ऊपर है जो आड़ी तिरछी चट्टानों, संगलाख चट्टानों और टफ किस्म के माउंटेन पासेस, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और चीन वाली साइड के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और इस वक्त भारतीय फ़ौज की तकरीबन तादाद 50,000 के करीब है जो यहाँ पर रिजर्व्स में और एक्टिवली 872 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और उसका जो मेन कंसंट्रेशन है वो पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, जो उसका जनूबी और शुमाली किनारा है, उन किनारों के ऊपर चीन और भारत की फ़ौजें सबसे बड़ी तादाद में मौजूद है। अब भारतीय मीडिया इसके हवाले से क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ, और उन रिपोर्ट्स में से मैं आपको एक पढ़ देता हूँ, इसमें से कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि हो क्या रहा है इस वक्त भारतीय फ़ौज के साथ। अब उससे पहले इन्होंने एक कोट जो है वो लिखा है कि जिस वक्त 1962 की वॉर हुई थी चीन और भारत के दरमियान, उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली जब एक किताब 90s में शाया की थी, उसमें फाइटिंग इन लद्दाख का चैप्टर है जिसकी पहली लाइन ये समझने के लिए काफ़ी है कि भारत के साथ हो क्या रहा है। उसकी पहली लाइन है, द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ सोल्जर इन लद्दाख इज सर्वाइवल, कि अपने बका और अपने आप को मौसमी हालात से बचाना सबसे बड़ा मसला है एक फ़ौजी का लद्दाख में। फाइटिंग द एनिमी कम्स नेक्स्ट, कि अगर दुश्मन से लड़ाई करनी है वो तो फिर बाद की बात है। अभी इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हैं वो आर्मी सोर्सेज के हवाले से किए गए हैं कि आर्मी सोर्सेज से देयर इज़ डेली एट्रिशन ड्यू टू कोल्ड रिलेटेड कंडीशंस, एट्रिशन हो रही है। भारतीय फ़ौज जो है वो या तो उसका मुदाफ़ियत, जो फ़ौजी वहाँ पर मौजूद है उसका मुदाफ़ियती निज़ाम जवाब दे रहा है, वो लड़ने के या वहाँ पर सर्वाइव करने के काबिल नहीं, मायूसी है उसमें, और उसको वहाँ से जो है वो पुल आउट किया जा रहा है। कोल्ड रिलेटेड कंडीशंस विद मैनी सेंट बैक टू ड्यूटी एज सून एज दे गेट बेटर, उनको वापस लाया जाता है, और जैसे ही किसी फौजी को आप देखते हैं वो देखते हैं कि ये अब दोबारा से जो है वो फ्रेश हो गया, ताज़ा दम हो गया, तो उसको फिर वापस भेजा जाता है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एट्रिशन रेट है तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तक 20% से इंक्रीज़ कर चुका है। और इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि नंबर जो है, नंबर को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, सीगा राज में रखा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास
एक्लामेटाइज्ड फौज मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके सेक्टर्स पाकिस्तान के साथ सियाचिन का और कारगिल का वो बड़े एक्टिव हैं और वहाँ पर सोल्जर्स बिजी होते हैं, तो ऐसे सोल्जर्स जो जिनकी ट्रेनिंग है जो इस एरिया में आ सकते हैं वो लामहला जो भी हो 50,000 नहीं है। 50,000 फौज को वहाँ पर तैनात करने के लिए उनको ग्राउंड एरिया से जो गैरिजन्स हैं वहाँ से फौज लानी पड़ रही है, जिसको 21 दिन का पीरियड है जिसमें एक्लामेटाइज किया जाता है, जिसको इस मौसमी हालात से लड़ने के काबिल बनाया जाता है। उसको पहले 9,000 फुट की बुलंदी पर लाया जाता है जहाँ वो फौजी जो है उससे वॉक करवाई, उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, उससे वॉक करवाई जाती है, उसको क्लाइंब करवाया जाता है और उसको कुछ सामान उठाकर चलने की एक्सरसाइज करवाई जाती है। तकरीबन 7 दिन के बाद उसको 9 से 12,000 फुट की बुलंदी पर ले जाते हैं ले के मकाम पर। वहाँ पर फिर 7 दिन यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है, फिर उसको 15,000 फुट की बुलंदी पर लेके जाया जाता है और यही एक्सरसाइज रिपीट की जाती है, क्योंकि जब उसने 17,000 फुट की बुलंदी पर तैनात होना है, डिप्लॉय होना है, जो स्पैनगर और मकबरी हाइट्स हैं, वहाँ पर जो भारतीय फौज की पोजीशन है वो 17,000 फुट की बुलंदी है सतह समंदर से। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने से किस किस्म की एलिमेंट्स हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हैं। मुझे यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। जाहिर है कि एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस है कि आप जिस वक्त पहाड़ के ऊपर इस तरीके से आइसोलेटेड रह रहे हैं उसकी वजह से कोई बीमारी होती है। फिर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, जाहिर है कि फेफड़ों से मुतल्लिक कोई बीमारी है। फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इलनेसेस का बीमारियों का तस्करा है। सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस है। और फिर ये कहते हैं कि हाइपोक्सिया का शिकार हो रहे हैं भारतीय फौजी, जिसमें उनकी डिसओरिएंटेशन, नोजिया, हेडेक ये मुसलसल चल रहा है। पीलिंग ऑफ स्किन यानी कि खाल का उतरना, जिल्द का उतरना, चिलबेन्स, स्नो ब्लाइंडनेस एंड फ्रॉस्ट बाइट, ये वो कंडीशंस हैं जिससे भारतीय फौजी इस वक्त गुजर रहा है। और सबसे जो बड़ा इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो लो ह्यूमिडिटी, यानी कि जो नमी है वो हवा में उसका तनासुब बहुत कम है, और सूरज की जो बालाए नफशी शुआएँ होती हैं उनकी जो ताबकारी है जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, वो उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो यहाँ पर मेजर जनरल AP सिंह रिटायर्ड, जिन्होंने हेड किया है इस 14 कोर को फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहते हैं, और जो कारगिल का इलाका है, जो सियाचिन का इलाका है और लद्दाख का सेक्टर है वो फायर एंड फ्यूरी कोर के अंडर आता है। और इसमें जो AP सिंह जिन्होंने मेजर जनरल AP सिंह जिन्होंने लॉजिस्टिक्स को हेड किया है इस कोर की, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है फौजियों का वो सबसे बड़ा ये है कि एक फ़ौजी जो है उसको ये मालूम है कि अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ हो जाता है, अगर मुझे हिट कर दिया जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे रेस्क्यू करने कोई नहीं आएगा, मुझे यहाँ से उठा कर नहीं लेकर जाया जा सकता। भारतीय साइड पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है बिकॉज ऑफ द टफ माउंटेन पासेज एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जहाँ पर तैनाती हुई भी है फ़ौज की वहाँ से फ़ौज का निकलना बड़ा मुश्किल है। अब ये जो एक्लामेटाइजेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक्लामेटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया इतने बल्क में भारतीय फ़ौजियों की। तो अब अगर आप इस सारी सिचुएशन को देखें कि गलवान का इंसिडेंट 15 और 16 जून की दरमियानी शब, उससे पहले ये सारा जो जिसके हवाले से अब US कमीशन भी कह रहा है कि ये चीन की तरफ से प्लान किया गया। भारत ने 2019 में ये नारा लगाया था कि हम अक्साई चिन भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम कैप्चर करेंगे, हम आज़ाद कश्मीर को भी कैप्चर करेंगे। ऑलरेडी वो कर चुके थे, जिसको जो लद्दाख जम्मू कश्मीर का एरिया है उसको ज़म कर चुके थे एज यूनियन टेरिटरीज। इस सारी सूरत हाल में ओबौर के ख़िलाफ़ जो बेल्ट एंड रोड वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, हो ना हो अब यहाँ पर एक सिचुएशन विदाउट इन्वेडिंग चाइना, क्योंकि कंसिडरिंग दी न्यूक्लियर आर्सेनल, जितना एटमी असलहा इन दोनों ममालिक के पास मौजूद है, तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर जो है, जंग है, उसकी सूरत हाल तो क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन अब ये जो सारा मंसूबा है, अब ये लगता है कि वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत के लिए चीन ने, और ख़ुद भी जाहिर है कि किसी ना किसी हद तक उससे गुजर रहा है। अगरचे अगर आप देखें कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ चीन के फ़ौजी के पास हैं, वो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ड्रोन पे उनको खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई हो रही है, और रिलेटिवली बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइनीज़ साइड पर, जबकि भारतीय साइड के ऊपर उसके मुकाबले में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चीन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत के लिए जहाँ पर स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी
कि वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं है और सर्दी के जो हालात हैं, क्योंकि जो फ़ौजें स्वीडन की, जो फ़ौजें जर्मनी की, जो फ़ौजें फ्रांस की, जो फ्रेंच एम्पायर थी उसकी फ़ौजें, उनको सबसे बड़ा मसला हुआ था वो ये एक तो सर्दी की सूरत हाल थी, दूसरा जिस वक्त आप एक नए इलाके में जाते हैं वहाँ के हवाले से आपका इम्यून सिस्टम, आपका मदाफ़ती निज़ाम उसके हवाले से कैपेबल नहीं होता उसको फ़ाइट आउट करने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो बीमारियाँ आपके साथ लगती हैं उस इलाके में। तो अब इस सूरत हाल से भारत की फ़ौज गुजर रही है और भारतीय मीडिया इसको और भारत के अपने आर्मी के सोर्सेज और उनके अपने रिटायर्ड जनरल जो यहाँ पर पहले सर्व कर चुके हैं वो उसको तस्लीम कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।